हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। आ जाइएगा, बिल्कुल माँ हिंदी के साथ बातें करते हुए अपन आगे बढ़ने वाले हैं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने वाक्य शुद्धि बिंदु को बहुत अच्छे से लेके पूर्ण रूप में समझा। वाक्य शुद्धि के जो 11 नियम हैं उनके बारे में डिटेल के साथ में चर्चा की। हर एक कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पे क्लियर किया। अब ये क्लास ओनली फॉर प्रैक्टिस की है, जिसके अंतर्गत वाक्य शुद्धि हमने वहाँ पे पूरी पढ़ी, 11 नियम पढ़े और हर एक में 5-5, 4-4, 7-7 वाक्य समझे। अब क्या है साथियों, मैंने फैक्ट पूरे बता दिए हैं, और लेकिन कि भाई एक समान अर्थ वाले शब्द बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, या फिर लिंग की अशुद्धि कहाँ पे होती है। वचन में आपको पता है कि वो 6 शब्द आपको याद रखने हैं: आंसू, प्राण, ओष, हस्ताक्षर, दर्शन, धाम, सदैव बहुवचन में आते हैं। मुहावरे में तोड़ मरोड़ नहीं करना है। सर्वनाम में मैं मेरा नहीं होता, तुम तुम्हारा नहीं होता, हम हमारा नहीं होता, मैं अपना तुम अपना हम अपना, ये शुद्ध रहता है। मेरे को और तेरे को नाम के हिंदी में शब्द नहीं होते, मुझे और तुझे आता है वहाँ पे। इस प्रकार के तमाम बिंदुओं को कंप्लीटली पढ़ लिया। अब मैंने कहा इस प्रकार का कैसा भी वाक्य आए तो आप आराम से लेके कर सकते हो। फिर भी जहाँ तक मैं मानता हूँ, देखो विद्यार्थी है, चाहे आप हो, कभी मैं भी विद्यार्थी था, अभी भी विद्यार्थी हूँ। देखो शिक्षक का एक गुण होता है आजीवन विद्यार्थी रहना, यानी कंटिन्यू पढ़ते रहना। कुछ चीज़ें आप हमसे सीखते हैं, बहुत सारी बातें हम भी आपसे सीखते हैं, तो ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि कहीं ना कहीं एक मन में जिज्ञासा रहती है, थोड़ी सी टिस रहती ही रहती है कि यार इससे बाहर वाक्य आ गया तो। इसके लिए ये क्लास है आपकी, धैर्यपूर्वक पूरा आनंद में आप सुनिएगा इस चीज़ को। इसकी पीडीएफ भी आपको अलग से पूरी बुक फॉर्मेट वाली 3-4 पेज पीडीएफ है, उसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, वो बुक भी मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। और इन क्लासों की पीडीएफ तो आपको हमेशा मिलती है, ठीक है। तो कोई वाक्य बाहर नहीं जाए, इसके लिए मैंने अपनी जितनी भी सरकारी बुकें हैं जो वाक्य बार बार रिपीट होते हैं उन सबको एक साथ ले लिया है। अब ये क्लास लंबी भी चलेगी तो भी कोई बात नहीं, सारे वाक्य इसके अंदर कवर कर लिए गए। अब इसमें बहुत सारे वाक्य होंगे, जैसे कल हमने 11 नियम पढ़े, हर एक में 5 वाक्य लूँ तो 11 पंजे कितने होते हैं? 55। कुल मिला के 150-200 वाक्य है। 150-200 में से 55-60 अपना वाक्य कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, वो वाक्य भी यहाँ रिपीट होंगे। और उसके अलावा भी कोई नया वाक्य होगा तो उसके बारे में जो चर्चा करनी है उसकी भी चर्चा करें। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो मन में किसी प्रकार की टिस रखनी ही नहीं है, कोई प्रकार का संशय रखना ही नहीं है, इसके अलावा कहीं भटकना ही नहीं है। भाई आप एक विद्यार्थी हो, एक सब्जेक्ट के लिए आप जगह जगह भटकोगे तो इससे कोई बुरी बात नहीं है। मास्टर का दायित्व है, आपको केवल ये एक ही मैटर पढ़ना है। हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी बुकें हैं ढंग की, कौन सी सरकारी किताब है, कहाँ से पेपर आ रहा है, तो वो हम 8-10 किताबें पढ़ के ही आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो हाँ, हमारा काम है एक हिंदी विषय पढ़ना, तो मैं उस विषय के बारे में जगह जगह से बहुत अच्छे से लेकर पढ़ दूंगा। अब आपको केवल एक जगह से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास केवल एक सब्जेक्ट नहीं, मेरे पास तो एक सब्जेक्ट है, आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम विषय है, तो आप उनके बारे में भी पढ़िए आराम से। और यहाँ पर हिंदी के बारे में जितना मैं बता रहा हूँ उतने पर अपनी पकड़ को बहुत अच्छे से लेकर मजबूत कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक एक वाक्य के बारे में थोड़ा सा अपन फास्टली भी चलेंगे। जैसे वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, फिर भी क्योंकि बातें पड़ी हुई है तो बस बेसिक आपके सब कुछ क्लियर है। अब सीधा टू द पॉइंट अपना बात करने वाले, तो चलिए बातें करेंगे अपने वाक्य शुद्धि की। हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि, इसके बारे में अपन बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइएगा साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे से लेके इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में। आ जाओ, यहाँ पे आपको जैसे हमने 11 नियम पढ़े, उनमें हमारा पहला नियम क्या था मित्रों? अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य शुद्धि, यानी वाक्य में फालतू का शब्द नहीं आना चाहिए। तो देखो ये वाले वाक्य अशुद्ध है, इनका शुद्ध रूप में यहाँ लिख रहा हूँ। शुद्ध रूप वाली ये पीपीटी भी मिल जाएगी, और आपको जो वो पीडीएफ मिलेगी ना उसमें पहले यहाँ पे अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है और इधर सामने शुद्ध वाक्य भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई सा भी पोर्शन पढ़ेंगे, एक ही बात है। बाकी क्लास सुनने के बाद में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है। इनकी आप ऑब्जेक्टिव सीरीज भी देखो, जैसे आपने वाक्य शुद्धि पढ़ी, अब आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है, हालांकि दिशा की बुक बढ़िया आती है, दिशा हिंदी जो आज तक की प्रीवियस ईयर की पेपर की बुक आती है, आप टॉपिक ये टॉपिक यहाँ से कोई भी टॉपिक पढ़ो, फिर वहाँ से आप प्रश्न निकालो, आपको आपकी आत्मा खुद कह देगी कि वाह यार क्या बात है, इतना शानदार पढ़ा है, हर एक प्रश्न देखते करेक्ट है। अगर वो भी नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, मेरे आपके इस प्रतिज्ञा क्लासेज के यूट्यूब पे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव की क्लासें ली हुई है, हिंदी की टॉपिक वाइज भी है,
आप आराम से लेके वहाँ पर भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जहाँ भी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में कोई इशू नहीं, कहीं से भी निकलो एक ही बातें हैं। थ्योरी बहुत अच्छे से लेके क्लियर होनी चाहिए, केवल एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा। तो थ्योरी पढ़ी हुई है, फिर कैसे भी प्रश्न, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न फिर कैसे आए आप आराम से ये चुटकियों में हल कर लेंगे। आओ इधर, जैसे पहला है भक्तिकालीन समय सौंग युग कहलाता है। अब आपको पता है कल हमने पढ़ा कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, पिछले क्लास में समझा आपने, काल और समय, काल के साथ में कभी समय नहीं आता। तो यहाँ काल का अर्थ क्या है? समय। आप जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हालांकि आपने पढ़ा है तो बढ़िया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हिंदी साहित्य में आपने देखा कि 4 प्रकार के काल में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आदिकाल, फिर मध्यकाल, आदिकाल हो गया, आदिकाल के बाद में भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इनमें भक्तिकाल को सौन युग कहते हैं, ठीक है। भक्तिकाल का समय क्या मानते हैं? सौन युग। लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों, काल का अर्थ समय है ना, तो वापस समय मत लिखो, सीधा लिख दो भक्तिकाल सौन युग कहलाता है। हालांकि आपको परीक्षा में लिखना ही नहीं है, आपको छांटना है शुद्ध है क्या शुद्ध है, तो काल के साथ में समय आ गया, ये गलत हो गया। भक्तिकाल सौन युग कहलाता है। आगे उसे लगभग 100% अंक मिले। मित्रों 100% का अर्थ है 100% अंक मिले। जैसे मैं कहूँ कि हमारी क्लास में अभी 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है मतलब फिक्स 100 है। लेकिन मैं कह दूँ लगभग 100 है, लगभग का अर्थ है कि भाई 80-85 भी हो सकते हैं, 120-30 भी हो सकते हैं। तो समझ के बात को, लगभग का आंकड़ा कभी फिक्स नहीं होता है। मैं कहूँ सभा में 500 लोग आए मतलब 500 आए, मैं कहूँ लगभग 500 आए यानी 400-450 भी हो सकते हैं, 600 के समथिंग भी हो सकते हैं। लगभग आंकड़ा ऑलमोस्ट होता है, अनुमानित। तो यहाँ कह रहा है 100% अंक मिले यानी 100% मिले, तो 100% तो फिक्स है, यहाँ आपको लगभग नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? लगभग नहीं लिखना है। मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। अब आप जानते हो काल का अर्थ समय है, तो काल के साथ में समय वापस नहीं लिखना है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। आगे आइए, और अगला वाक्य साथियों, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या गलती लग रही है? आप विवेक से आंसर खोजने का प्रयास करो। देखो देश की वर्तमान और आगे क्या लिखा है? मौजूदा। अब वर्तमान में और मौजूदा में कोई फर्क नहीं होता है साथियों। वर्तमान कोई अपन क्या बोलते हैं? मौजूदा बोलते हैं। भाई मैं कह दूं देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। दोनों एक ही, वर्तमान हालत या मौजूदा हालत। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, ये वाक्य भी हमने वहाँ पे पढ़ा है। दंड क्या है? कोई गिफ्ट नहीं है, ये भी सजा ही है, तो दंड के साथ में वापस सजा नहीं लिखना है। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये सही हो जाएगा। अब मैं एक आपको यहाँ से खतरनाक वाला वाक्य देता हूँ, ये हालांकि इस सेट में भी नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा वाक्य पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है इसका। मैं कहूँ वह सदैव ही देर से आता है, वह सदैव ही देर से आता है या विलंब से आता है। ये वाक्य मित्रों क्या है? अशुद्ध है। अब आप में से कोई भाई बता सकता है कि इसमें अशुद्धि क्या है? तो साथियों इसमें अशुद्धि यह है, जब आप सदैव पढ़ते हो ना, सदैव का संधि विच्छेद देखो क्या होता है? सदा धन एव, और ए आ के बाद में ए आई आई तो आई बनता है, वर्धी संधि का उदाहरण है सदा धन एव। अब देखो सदा का तो अर्थ है हमेशा, सदा का अर्थ क्या हो गया? हमेशा, डेली, ठीक है। और एव का अर्थ होता है ही। आपने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है, एव शब्द आपने कई बार पढ़ा है। तो एव का अर्थ क्या होता है? एव का अर्थ क्या होता है मित्रों? ही होता है। तो ध्यान रखना यह है कि सदैव में ही पहले से ये सदैव, सदा प्लस एव, सदा यानी हमेशा, एव यानी सदा ही, हमेशा ही। तो साथियों ध्यान रखना, सदैव है, तथैव है, वसुदेव है, जो भी है, एव के साथ कभी भी ही नहीं आता। एव के साथ कभी भी ही का प्रयोग नहीं होता, कभी भी ही का प्रयोग नहीं होता, ही का प्रयोग नहीं होता। ये नया वाक्य है तो आपको इसका ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि सदैव में क्या शामिल है? एव। तो एव का अर्थ क्या होता है? ही। तो वापस से सदैव के बाद में ही नहीं लिखना है, अब शुद्ध बन जाएगा वह सदैव देर से आता है, वह सदैव देर से आता है। अब सही है, वह सदैव देर से आता है, ये वाक्य आपके शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धि कहाँ हुई? सदैव के साथ में क्या नहीं लिखना है? ये नहीं लिखना है, समझ गया? चलो आगे देखो, इसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखो मैं कहूँ कि इसके बाद क्या हुआ, या सीधे इतना ही बोल दो फिर क्या हुआ, बाद फिर दोनों सेट में बैठेगा। वाक्य जितना छोटा होगा उतना ही स्पष्ट होगा, उतना ही शुद्ध होगा। कोई फालतू का शब्द है उसे अपना हटा देते हैं, वाक्य के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमें हटा देना चाहिए। तो वह सदैव, इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, बाद और फिर दोनों साथ में नहीं लिखने हैं। आगे देखो, यह कैसे संभव हो सकता है?
हो सकता है का अर्थ क्या है भाई, संभव अर्थ के भाई, हो सके या नहीं भी हो सके, तो संभव लिख दिया ना, फिर हो सकता मत लिखो। अगर हो सकता है लिखना है तो संभव मत लिखो। देखो दोनों वाक्य शुद्ध है। यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है, या यह कैसे हो सकता है। संभव और हो सकता दोनों नहीं लिखना है। देखो संभव करती हुआ हो सकता है तो थे, या तो लिख दो यह कैसे संभव है या यह कैसे हो सकता है, लिखना नहीं है। खैर आपको बातें समझ में आ रही है जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। फिर मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है मित्रों, केवल और मात्र दोनों समानार्थी है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो मेरे पास केवल एक घड़ी है। आगे अगला वाक्य देखो, तुम वापस लौट जाओ। अब ये वाक्य भी आप पढ़ चुके हो, या तो लिख दो तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ, दोनों एक जैसे है ना, तो वापस और लौट साथ में नहीं लिखना है। फिर सारे देश भर में ये बात फैल गई। देखो बात फैल गई तो कोई बात नहीं, फैलनी थी वो फैल गई, लेकिन आपको लिखना क्या है, सारे देश में ये बात फैल गई या फिर देश भर में ये बात फैल गई, दोनों में से एक लिखो। सारे देश में ये बात फैल गई या देश भर में ये बात, सारे देश को अर्थ क्या है, देश भर, यानी या तो लिख दो सारे देश में ये बात फैल गई, और या लिख दो देश भर में ये बात फैल गई। समझ गए बात को, देश भर में ये बात फैल गई। आगे जो भी है कंटिन्यू, सारे और भर दोनों को साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। और आगे चले हम, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। अब बताओ सचिवालय क्या है साथियों, कार्यालय है, तो वापस से आपको कार्यालय लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिख दो वह सचिवालय में लिपिक है। और साथियों अगला वाक्य है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। मित्रों पर्वत लिखने की जरूरत कहाँ है, जैसे मैं कहूँ भारत देश महान है, अब दुनिया जानती है कि भारत देश है, तो वापस देश लिखने की आवश्यकता नहीं, जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके आगे उनका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, भारत महान है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह विंध्याचल है, हिमालय है, ये पर्वत है और इन्हें दुनिया जानती है, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, वापस पर्वत मत लिखो, विंध्याचल पर्वत ही है, तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको नया वाक्य दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो यहाँ भी देखना साथियों, हालांकि ये हम उपसर्ग में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को। दरअसल में वह ईमानदार है, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, दरअसल में वह ईमानदार, कोई एक आध बात है जो साइड की है आपको ध्यान रखना। तो साथियों हम पढ़ते हैं जब दर उपसर्ग दरअसल है, दर हकीकत है, तो दर का अर्थ क्या होता है, मैं, दर का अर्थ होता है मैं, दरअसल यानी असल में, दर हकीकत यानी हकीकत में, तो दर के साथ में कभी भी मैं नहीं आता है, ध्यान रखना। या तो लिखो असल में वह ईमानदार है, या लिख दो दरअसल वह ईमानदार है। इसी तरह से यहाँ पे देखो अगला वाक्य आपका, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। अब देखो ये काल चक्र आ गया ना, चक्र, तो देखो चक्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि भाई ये आपकी क्या है, चक्र है, ठीक है, ये आपके चक्र है, और ये आपकी क्या है, पहिया है। तो चक्र और पहिया एक ही है ना, तो चक्र आ गया तो वापस पहिया क्यों लिख रहे हो, सीधे लिख दो काल चक्र से बचना संभव नहीं। चक्र का अर्थ क्या होता है, पहिया, तो वापस से पहिया नहीं लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। मित्रों विलाप करने का अर्थ क्या होता है, रोना, तो वापस रोना नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, इतना लिख दो, राम विलाप करने लगे या फिर राम रोने लगे, एक ही बात लिखनी है। विलाप का अर्थ है अलडाउनो, रोना, तो वापस रोना नहीं लिखना है। अगला देखो, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। देखो नौजवान कौन होते हैं साथियों, जो युवक युवती है वही क्या है, नौजवान है, नौजवान युवक युवतियों, तो या तो लिख दो युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, या फिर क्या लिख दो नौजवानों को आगे आना चाहिए। भाई नौजवान कौन होते हैं, युवक युवती, तो वापस से दोनों चीज़ें रिपीट नहीं करनी, नौजवानों को आगे आना चाहिए या युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। अगला वाक्य देखो, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, यानी किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, दोनों एक ही बात है, किसी और से परामर्श लीजिए, या तो ऐसे लिखो किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, और दूसरे दोनों को एक साथ में नहीं लिखना है। अगला से प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। साथियों आप जानते हैं कि यहाँ से आ गया है, से प्रमाण का अर्थ क्या होता है, प्रमाण सहित, तो से के साथ में सहित नहीं लिखना है, या तो लिख दो प्रमाण सहित उत्तर दीजिए और या लिख दो से प्रमाण उत्तर दीजिए। समझ गए बात को। आगे देखो, गुलामी की दास्ता बुरी है। आप जानते हैं गुलामी क्या होती है, दास्ता, लेकिन जो दास है, सेवक है, जो दास का काम करे वो दास्ता है, और गुलामी और दास्ता में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, गुलाम को क्या बोलते हैं, दास, तो दोनों में से एक लिखो, या तो लिख दो गुलामी बुरी है या लिख दो दास्ता बुरी है। अब गुलामी लिख दिया तो आगे दास्ता लिखने की जरूरत नहीं है। अगला वाक्य देखो,
प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। हालांकि हमें इसमें गलती नज़र सामान्यतः फर्स्ट नज़र से हो सकता है, भाई को गलती नज़र नहीं आए, लेकिन देखो सज्जन, अब मैंने आपको वाक्य शुद्धि में अपने व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ा, डबल का नियम, डबल चे, डबल जे, डबल टे, दे, ने, ले, कुछ भी आ जाए, पहले का क्या कर दो तय। तो इसका संधि विच्छेद करो, पहले जय की जगह क्या हो जाएगा तय, और फिर क्या बचा जन, पीछे क्या बच गया सत प्लस जन। सत्य यानी अच्छे आचरण वाला, जन यानी महिला पुरुष जो भी है जनता, ठीक है। तो अच्छे आचरण वाला जन ही क्या होता है सज्जन। तो जन में जन का अर्थ क्या हो गया पुरुष, तो वापस पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं है, सज्जन में ऑलरेडी पुरुष शब्द शामिल है, सत प्लस जन, जन यानी पुरुष, तो सीधा ये हो जाएगा प्रशांत बहुत सज्जन है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य ही है, सज्जन पुरुष है। तो ध्यान रखना सज्जन के साथ में पुरुष नहीं लिखना है। सज्जन का अर्थ है सत्य है जो जन, अच्छा है जो मनुष्य, अच्छा है जो पुरुष, अच्छी है जो महिला, तो वापस से नहीं लिखना है आपको, सीधे हो जाएगा प्रशांत बहुत सज्जन है। और ध्यान ये रखना है अगले में कि कभी भी शायद और अवश्य एक साथ नहीं आते। देखो शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, अब बात पूरी डिसमिस होगी, क्यों कि शायद आज वर्षा आएगी मतलब वर्षा आ भी सके और नहीं भी आ सके, लेकिन आज वर्षा अवश्य आएगी यानी वर्षा 100% आएगी। तो दोनों बातें एक नहीं होगी कि आएगी नहीं आएगी, हाँ पक्का आएगी, नहीं। या तो लिखो शायद आज वर्षा आएगी या फिर आज वर्षा अवश्य आएगी, ठीक है। अगला वाक्य देखो, ये सेम वाक्य ये है, या तो लिख दो शायद वह जरूर नहीं, या तो लिख दो शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा या फिर वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। तो शायद और जरूर कभी साथ में नहीं आते हैं, शायद अवश्य नहीं आता है। शायद और अवश्य बात वही है, शायद यानी श्योर नहीं है और अवश्य मतलब श्योर है। अब शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा मतलब श्योर नहीं है, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वह उत्तीर्ण जरूर हो जाएगा या वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा मतलब श्योर उत्तीर्ण हो जाएगा। तो दोनों बातें शायद जरूर साथ में नहीं लिखना है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। अब बताओ इतनी कितनी कृपा कराओ भाई, क्यों? अगर आपने यहाँ कृपा लिख दिया ना तो वापस यहाँ कृपा मत लिखो, इधर कृपा लिख दिया तो इस कृपा को हटा दो, फिर वाक्य बन जाएगा शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, एकदम सही है। और इस कृपा को हटाओ तो कृपया शीघ्र उत्तर दें, कृपया शीघ्र उत्तर दें, कृपया शीघ्र उत्तर दें, बस इतने से ही काम हो जाएगा, कृपया शीघ्र उत्तर दें। समझ गए बात? और अगला वाक्य आपका मित्रों, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। देखो मित्रों, गर्म पानी वो होता है जो गर्म है, ठंडा पानी वो है जो ठंडा है, गुनगुना वो है जो नहीं ठंडा है नहीं गर्म है। और अगर आपने गुनगुना लिख दिया आगे गर्म मत लिखो, सीधे लिख दो वह गुनगुने पानी से नहाता है। हालांकि गुनगुने में अपने गर्म पानी को काउंट करते हैं, तो आपको दोनों में से एक लिखना है, या तो वह गुनगुने पानी से नहाता है या वह गर्म पानी से नहाता है। ठीक है, अब आओ इधर मित्रों, तो ये वाक्य था हमारा, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। तो या तो लिख दो वह गुनगुने पानी से नहाता है या गर्म पानी से नहाता है, तो गर्म की बजाय गुनगुना पानी से नहाता है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो दोनों में से एक लिखना है, हालांकि हमें लिखना ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन में देखना है शुद्ध है या अशुद्ध है। तो गुनगुने एक साथ में गर्म नहीं आएगा साथियों। और इस नियम का ये अंतिम पार्ट है, पहला नियम यहाँ पे अपना कंप्लीट होने वाला। मैंने क्या कहा 11 नियम की एडी से लेकर चौथी तक, शून्य से लेकर शिखर तक कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले नियम की ये बातें सारी यहाँ पे हो जाती है लगभग कंप्लीट। जैसे गर्म आग लाओ, अब जैसे मैं आपको एक वाक्य और दे रहा हूँ, ठंडी बर्फ लाओ, ठंडी बर्फ लाओ। अब आप सभी जानते हैं कि साथियों बर्फ ठंडी ही होती है। बर्फ कैसी होती है? ठंडी। आपने कभी गर्म बर्फ देखी? नहीं। तो ठंडी आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो बर्फ लो। इन फालतू का शब्द है उसको हटा दो। इसी तरह गर्म आग लो, आग हमेशा क्या होती है? गर्म ही होती है, तो वापस इधर गर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दो आग लाओ। अगला, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो एक बात ध्यान रखना, ये विशेषण की अवस्थाओं में अपन पढ़ते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, वहाँ से लिए गए शब्द है। ध्यान रखना है ये कि सबसे और तम का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, सबसे और तम एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आते हैं। तो क्या लिखेंगे? जैसे मैं आपको एक वाक्य दूं, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। तो ये वाक्य क्या है? आपके अशुद्ध है। ये वाक्य मित्रों क्या हो जाएगा? अशुद्ध, क्योंकि सबसे के साथ में क्या आ गया? तम। तो आपको लिखना है
यह सबसे सुंदर साड़ी है, यह सबसे सुंदर साड़ी है। अब आपका वाक्य एकदम एग्जैक्ट राइट है कि नहीं सर मैं तो सबसे को हटाऊंगा, तो चल तू सबसे को हटा दे, सबसे को हटा दे, लेकिन फिर क्या लिख दे, तम दोनों में से एक लिख दो, यह सुंदरतम साड़ी है, यह सुंदरतम साड़ी है। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? यानी सबसे सुंदर और सुंदरतम एक है। सुंदरतम का अर्थ क्या होता है? सबसे सुंदर। उत्तम अवस्था का उदाहरण है ये, तो आराम से लिख, यानी ये दोनों ही सही है, लेकिन ऊपर वाला वाक्य अशुद्ध है। सबसे और तम दोनों को नहीं लिखना, या तो लिख दो सबसे सुंदर या लिख दो सुंदरतम। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे लिख दी है, सबसे और तम एक साथ नहीं आते। तो यहाँ पे देखो, तुम सबसे हटा दो, तुम सुंदरतम हो, या फिर तम को हटा दो, तुम सबसे सुंदर हो। अगला, वह पानी से पौधों को सींचता है। मित्रों पूरी दुनिया पौधों को पानी से ही सींचती है। आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा जो खून से पौधों को सींचता है? नहीं ना। तो और पौधों को सींचता है, इसका मतलब वो पानी से ही कर रहा है। तो आगे यहाँ पानी से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो वह पौधों को सींचता है। पहला नियम ये कंप्लीट होता है। अब हम अनावश्यक के बाद में हमारा नियम था अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि, जैसे सीताराम की स्त्री थी, रात भर गधे भौंकते रहे। ये वाले वाक्य हमने पिछले क्लास में समझे, इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आपके अगला नियम है दूसरा, अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि। और अनुपयुक्त देखो पहला ही वाक्य लिखा है, इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। साथियों सौभाग्यवती वो होती है जो पहले से आशीर्वाद ले चुकी है, यानी जिसकी शादी हो चुकी है, और कन्या वो होती है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो कन्या के विवाह में जाना है, अभी सौभाग्यवती हुई नहीं है। जैसे देखो मेरा एक वाक्य समझो आप, मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। आपका वाक्य है, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। ये बताओ सही है गलत है? कन्या के विवाह में पधारें, बताइएगा मित्रों। ये आपको आपके हिसाब से क्या लग रहा है, शुद्ध है या अशुद्ध है? तो आप सब जानते हैं सर कि विवाह में पधारने की बात हो रही है, यानी अभी विवाह हुआ नहीं है, तो वो सौभाग्यवती नहीं है साथियों। सौभाग्यवती वो होती है जिसकी शादी हो रखी। अब आप विवाह में बुला रहे हैं, तो वो जिसकी शादी होने वाली होती है उसे कहते हैं सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली जो कन्या होती है, उसे कहते हैं सौभाग्याकांक्षिणी। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध शब्द क्या आ जाएगा, कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली सौभाग्यकांक्षिणी, कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्यवती क्या हो जाएगी यहाँ पे, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार का यह वाक्य, इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद है। अब कन्या है, अनमेरिड है, तो आपको लिखना है सौभाग्यकांक्षिणी। इस सौभाग्यकांक्षिणी यानी जिसकी शादी होने वाली हो, सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में इस सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद है। अब ये शुद्ध हो जाएगा। और आगे है, गोलियों की बाट के समक्ष कोई टिक नहीं सका। अब मित्रों अगर गोलियों की धुआंधार हो रही है, धुआंधार गोलियां आ रही है, तो उसे गोलियों की बाट नहीं कहेंगे, गोलियों की क्या कहेंगे, बौछार। तो इसका आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका, गोलियों की बौछार के समक्ष कोई टिक नहीं सका। तो गोलियों की बाट की बजाय उपयुक्त क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त शब्द की पढ़ रहे हैं, तो कन्या के लिए सौभाग्यवती उपयुक्त नहीं है, सौभाग्यकांक्षिणी उपयुक्त रहेगा, गोलियों के लिए बाढ़ उपयुक्त नहीं है, बौछार उपयुक्त होगा। इसी तरह से ये तो आप पिछले क्लास में पढ़ ही चुका हो, सीताराम की WIP वाइफ थी, पत्नी थी, तो पत्नी हो जाएगा। और गधे नहीं भौंकते, भौंकते कौन है, कुत्ते, तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे। ठीक, आप जब अपनी कॉपी में अगर इनको लिखना भी चाहो तो पूरा इस पैटर्न में नहीं लिखना है कि आप पहले लिखो कि गोलियों की बाढ़ के समझ कोई टिक नहीं सका, फिर लिखो शुद्ध वाक्य गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक। केवल आप इसी पैटर्न सीधे घेरा बनाएं, और जो शुद्धि है जो अशुद्धि है उस पर घेरा बना के उसका शुद्ध रूप साइड में लिखते हैं। बस इसी पैटर्न लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सेलेक्टिव प्रश्न आता है, निम्न से कौन से वाक्य शुद्ध है और या कौन से वाक्य अशुद्ध है या किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये 11 प्रकार की अशुद्धि हमारी चल ही रही है। तो अगला देखो, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। मित्रों अमूल्य नहीं है, देखो अमूल्य वो होता है मित्रों जो मूल्य से परे की बात है। देखो जो सत्य नहीं है वो क्या है, असत्य। जो सभ्य नहीं है वो क्या है, असभ्य। तो जिसका कोई मूल्य नहीं है वो क्या है, अमूल्य। तो जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसका मूल्य आप आंक ही नहीं सकते हो, जिसका मूल्य आंका न जा सके, आंका न जा सके, यानी मित्रों मूल्य से जो परे की बात होती है, मूल्य से जो ऊपर की बात होती है, मूल्य से परे की बात वो क्या होती है, अमूल्य। और बहुमूल्य क्या होता है,
बहु यानी अधिक और मूल्य, तो जिसका मूल्य अधिक हो वो क्या होता है, बहुमूल्य। तो कोई नहीं, बताओ अमूल्य है का बहुमूल्य है? भाई अमूल्य वो होता है, जैसे माता पिता का आशीर्वाद अमूल्य है, आप इसको किसी भी मूल्य पर नहीं खरीद सकते। जीवन हमारा अमूल्य है, आप अपने जीवन का मृत्यु आने पर आप चाह करके भी किसी भी कीमत पर अपने जीवन को 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, क्या 1 महीना, 1 घंटा, 1 मिनट भी अपने जीवन को नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये अमूल्य है, मूल्य से ऊपर की बात है, किसी भी कीमत पर नहीं खरीद पाएंगे, तो ये क्या हो गया, अमूल्य। तो लेकिन कोई नूर भाई, कोई नूर हम नहीं खरीद सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई नहीं खरीद सकता, कोई न कोई इसकी खरीदारी कर सकता है। तो अब ये अमूल्य नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, बहुमूल्य। तो इसके लिए शुद्ध उपयुक्त शब्द क्या रहेगा, कोहिनूर एक ऐसा हीरा है, बहुमूल्य हीरा है। हाँ, कीमत ज़्यादा है तो बहुमूल्य हो जाएगा। अगला बंदूक एक शस्त्र है। अब यहाँ पे देखो 2 प्रकार के हथियार होते हैं, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। एक हथियार वो होते हैं साथियों जो हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं, और एक वो होते हैं जो फेंक करके चलाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे याद कैसे रखें, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये अस्त्र, बताओ कैसे लिखा, आप इसको गौर से देखते रहना है ना, मैं कुछ शब्द हटा रहा हूँ। अब देखो ये क्या बना मित्रों, ये बना है त्रिशूल। अब आप मुझे ये बताओ, त्रिशूल फेंक के चलाते हैं या हाथ में पकड़ के चलाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सर बिल्कुल त्रिशूल हम कैसे चलाते हैं, फेंक करके चलाते हैं। तो जो हथियार फेंक करके चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अस्त्र। और दूसरा शस्त्र है, तो वो ये हो जाएगा जो हथियार हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, शस्त्र होते हैं। अब देखो मित्रों बात है बंदूक की, आप मुझे बताओ बंदूक अस्त्र है, शस्त्र है? बंदूक हाथ में पकड़ के चलाते हैं या बंदूक से गोली फेंकी जाती है? भाई देखो मेरे पास ये बंदूक है, मान लो मुझे इस रवि के मारनी है, तो मैं रवि को बुला के इस बंदूक को पकड़ के उसके पीठ पे ऐसा नहीं मारेगा ले दट, नहीं, बंदूक से गोली क्या की जाएगी, फेंकी जाएगी। तो जो हथियार फेंक के चले जाते हैं, हालांकि इससे गोली फेंकी जाती है तो बंदूक को आपके अस्त्र में काउंट किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ धनुष है, तो धनुष से जो तीर है, बाण है, वो क्या किए जाते हैं, फेंके जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से अस्त्र में आ जाते हैं। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे तलवार हो गया, तो ये आपके क्या हो गया, शस्त्र। तो अब आप यहाँ पे आओ, तो बंदूक शस्त्र नहीं है, बंदूक से गोली फेंकी जाती है। साथियों जो फेंकने वाला है, जो त्रिशूल की बात है, त्रिशूल फेंका जाता है, फेंक के चलाया जाता है। तो इसी तरह से बंदूक से गोली फेंकी जाएगी, तो बंदूक अस्त्र है भाई, क्या है, अस्त्र। और आकाश में तारे चमक रहे हैं, तारे के लिए चमकना क्रिया नहीं आती है, तारे के लिए चमकना शब्द उपयुक्त नहीं है, तारे टिमटिमाते हैं मित्रों, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, समझे। और शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। देखिए खेद होता है खुद की गलती पर, या आपकी कोई गलती नहीं है, शास्त्री जी का निधन हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ खेद नहीं आके आपको क्या आ जाएगा, दुख। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। और दूसरी बात मित्रों, जो परोपकारी लोग हैं, समाज कल्याणकारी लोग हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है आप और हम जैसे लोगों की। जो सामान्य लोग हैं उनकी क्या होती है, मृत्यु, यानी उनके मरने पर मृत्यु शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मित्रों जन कल्याणकारी लोग हैं, जिन्होंने समाज हित का कार्य किया है, तो उनके लिए मृत्यु नहीं बोल के उनको क्या बोलते हैं, निधन बोलते हैं। जैसे कुछ समय देखो क्या बोलते हैं, निधन बोलते हैं। ध्यान रखना, सामान्य आदमियों के लिए मृत्यु, और जो परोपकारी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, कल्याणकारी का आपके परोपकार का कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए निधन का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है शास्त्री जी ने देश हित के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं, तो आपको सौभाग्य बनेगा, शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है, निधन शुद्ध रहेगा। और अगला है आकाश में झंडा लहरा रहा है। तो आप और हम सभी जानते हैं कि झंडों का दही लहराई जाए, झंडों का ही करी जाए, झंडा फहराया जाता है। तो आकाश में झंडा फहरा रहा है, ये शुद्ध हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। झंडा लहरा रहा है या फहरा रहा है, अपन कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना, झंडो लहराई जाए, झंडों का ही करी जाए, फहराई जाए। तो आकाश में झंडा फहरा रहा है। अगला वाक्य देखिए, उसकी भाषा देवनागरी है। आप सभी जानते हैं भाषा तो कौन है, हिंदी। देवनागरी क्या है, लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी या खरोष्टी। इस प्रकार से लेकर कुछ भाषाओं की लिपियाँ हमने पढ़ी भी है बेसिक परिचय में, तो आप सभी जानते हैं। तो उसकी भाषा देवनागरी है साथियों, भाषा की जगह शुद्ध क्या रहेगा, उसकी लिपि देवनागरी, या लिख दो उसकी भाषा हिंदी। और दही जमा रही है, दही जो मुड़ो होया करे साथियों, जमाया क्या जाता है, दूध, तो वह दूध जमा रही है, जमाने के लिए दूध शब्द उपयुक्त रहेगा। अगला है साहित्य और समाज का घोर संबंध है। देखिए
घोर एक विरोधाभासी शब्द इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो घोर विरोधाभास वाला शब्द है, विरोधाभास का सूचक है। तो साहित्य और समाज में घोर संबंध नहीं है, विरोधाभास नहीं है, साहित्य और समाज में घनिष्ठता है, अच्छा संबंध है। तो शुद्ध क्या बनेगा, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और समाज का कैसा संबंध है प्यारे साथियों, घनिष्ठ संबंध है। ढंग का वाक्य है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला देखो, उसके गले में बेड़ियाँ पड़ गई। देखिएगा मित्रों, बेड़ियाँ गले में नहीं पड़ती है। देखो जैसे मैं बात करूं तो हाथ में क्या डाली जाती है, हथकड़ियाँ, हथकड़ी डाली जाती है। मित्रों पैर में क्या होती है, बेड़ियाँ होती है। पैर में क्या होती है, बेड़ियाँ होती है। और आप बताओ गले में क्या होता है, ये बोल रहा है ना गले में बेड़ियाँ, तो गले में मित्रों क्या होता है, बताओ क्या होता है, फंदा होता है। क्या होता है, फंदा। यानी हाथ में हथकड़ी डाली जाती है, पैर में बेड़ियाँ डाली जाती है और गले में फंदा डाला जाता है। तो यहाँ गले में बेड़ियाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई। और हमें चरखा काटना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने चरखे को वास्तविक रूप में देखा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चरखे को नहीं देखा है, लेकिन उसका चित्र तो आपने जरूर देखा है। तो मित्रों चरखा काटा नहीं जाता है, हमें चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलाया जाता है, काटा किया जाता है, पता है आपको, सूत काटा जाता है। हमें सूत काटना चाहिए या फिर चरखा चलाना चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। हमें चरखा चलाना चाहिए या सूत काटना चाहिए। आगे देखो, हाथी पर काठी बांध दो। काठी का मतलब ये नहीं है कि आप इसको टाइट खींच करके बांध दो, नहीं साथियों। आपने ये देखो, ऊंट पर होती है पिलान, ऊंट पर क्या होती है, पिलान। जो बैठने का स्थान होता है ना ऊंट पर, तो उसको अपन बोलते हैं पिलान। क्या बोलते हैं, पिलान। और ये काठी होती है, ये किस पे होती है मित्रों, घोड़े पर। आपने बचपन में सुना होगा, जब आप दूसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे तो गुरुजी ने ये कविताएं बोलाई होगी, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, तुम उठा के दौड़ा। तो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। तो काठी घोड़े पर, घोड़े पर जो बैठने के स्थान है उसको क्या बोलते हैं, काठी। तो बताओ हाथी पर क्या होता है भाई, आपका वाक्य है हाथी पर काठी बांध दो, तो आपको ध्यान रखना है हाथी पर क्या होता है, ओहदा। अब ये ओहदा कोई आपके खेत वाला पानी वाला ओहदा नहीं है, हाथी पर जो बैठने का स्थान है उसको भी क्या बोलते हैं, ओहदा। तो हाथी पर काठी बांधो नहीं होगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, हाथी पर ओहदा रख दो। हाथी पर क्या रख दो, ओहदा रख दो। आगे आओ, चिंता एक भयंकर व्याधि है। यहाँ से आपको दो शब्द सीख के जाने हैं, एक होती है आदि और एक होती है मित्रों आपके व्याधि। दोनों ही बीमारियां हैं, और एक आपके दोनों ही क्या है, बीमारी है, आदि और व्याधि। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि एक बीमारी शरीर की है और एक बीमारी मन की है। जैसे शारीरिक बीमारी मैं कहूँ, ये मलेरिया है, पीलिया है, कैंसर है, डेंगू है, ये अपने शरीर की बीमारियाँ हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, शारीरिक बीमारी। तो जो मित्रों व्याधि होती है ना, ये तो होती है शारीरिक बीमारी। और चिंता क्या है, चिंता माइंड की बीमारी है, मन की बीमारी है। तो मित्रों जो आदि होती है वो क्या होती है, मानसिक बीमारी। अब सर याद कैसे रखें, तो आराम देखो, जनरली जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कह रहे हो सर मेरी तो हालत ख़राब हो गई, ये हो गया, ये हो गया। डॉक्टर कहता है देख दोस्त, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है जितना तू विचार कर रहा है। अब तू ज़्यादा चिंता कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम तुझे ज़्यादा लग रही है। यही तेरी आधी बीमारी किसकी है, मन की है। बस इस लॉजिक से आप इस बात को पकड़ लो कि आधी बीमारी किंग है, मन की बीमारी है। तो आधी हमेशा क्या होती है, मानसिक बीमारी, और व्याधि हमेशा क्या होती है, शारीरिक बीमारी। अब आप देखो, चिंता है मन की बीमारी, तो आधी बीमारी मन की, आधी बीमारी मन की मतलब मानसिक बीमारी। तो चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं, चिंता तो क्या है, आधी है, यानी आधी बीमारी किंग है मन की। आगे, गगन बहुत ऊंचा है। साथियों गगन के लिए, इन आकाश के लिए ऊंचा शब्द नहीं आएगा, आप आ जाएगा गगन बहुत बड़ा है, गगन बहुत विशाल है। वह पाँव से जूता निकाल रहा है। आपने कई बार भी पढ़ा है, तो देखो आपने क्या पढ़ा, कृपया जूते बाहर निकालें या कृपया जूते बाहर उतारें। बताओ क्या पढ़ा, जूते के लिए उतारना उपयुक्त है, तो कृपया बाहर जूते उतारें। ये आपने हर जगह देखा होगा, कहीं शोरूम में देखा होगा, कहीं आपके कोई भी कार्यालय में देखा होगा। तो साथियों वो जूता उतारना नहीं है, सॉरी जूता निकालना नहीं है, क्या है, जूते के लिए क्या क्रिया आएगी, उतार। तो कृपया, या फिर वह पाँव से जूता उतार रहा है, जूते बाहर उतारें, नहीं कि जूते बाहर निकालें, समझ गए, जूते बाहर उतारें। तो जूते के लिए क्या उपयुक्त है, उतारना, तो वह पाँव से जूता उतार रहा है। आगे कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के एवं पधारें, ये आप पढ़ चुके हैं, सौभाग्यकांक्षिणी हो जाएगा, सौभाग्यकांक्षिणी। तो
आपका वाक्य हो जाएगा मित्रों, कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें। समझ गए बात को। और नेक्स्ट अपन चलें आगे। तो अगला वाक्य है आपका, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। तो इसमें अशुद्धि क्या है आप ढूंढिएगा। इसमें अशुद्धि आपकी यह है, देखो योग्यता कैसा शब्द है, अच्छा शब्द है, पॉजिटिव शब्द है, तो इसके लिए अहंकार क्या है, उचित नहीं है। क्यों भाई, अहंकार एक नकारात्मक चीज़ है। अहंकार या अपन घमंड की बात करें तो घमंड ये, जैसे देखो योग्यता अच्छी बात है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए गर्व होगा। क्या होगा, गर्व। हालांकि आप जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे अहंकार, अभिमान, घमंड, गर्व, द्रप, दम्भ, ये सभी पर्यायवाची। लेकिन साथियों यहाँ पर जो अहंकार है, घमंड है, ये नकारात्मकता का सूचक है। और योग्यता, योग्यता का अर्थ है एबिलिटी, आपकी एबिलिटी है, योग्यता है, तो वो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव शब्द नहीं लिखना है। सकारात्मक है योग्यता, तो इधर आपके शुद्ध शब्द क्या रहेगा, गर्व। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। अहंकार कभी नहीं होता। अगर योग्यता है तो अहंकार नहीं होता, अगर अहंकार है तो फिर योग्यता नहीं है। क्यों, आपने सुना होगा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि ज्ञान है तो घमंड कैसा, और घमंड है तो ज्ञान कैसा। समझ गए बात को। तो ये बात है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। और अगला है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट की। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखनी है। देखो, एक होता है भेंट और एक होता है आपके प्रदान। एक छोटा बड़े को करता है और एक बड़ा छोटे को देता है, ठीक है, या एक छोटा बड़े को देता है। अब ये छोटा बड़ा, बड़ा छोटा याद कैसे रखें। तो देखो, दान में पीछे क्या आ रहा है, प्रदान में पीछे क्या आ रहा है, दान। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताओ, दान कौन करता है, छोटा बड़े को या बड़ा छोटे को। सर देखो, दान की बात है तो दान, कॉमन सेंस हमारे क्या कहता है, दान कौन करता है, बड़ा आदमी छोटे को क्या करता है, दान। तो भाई प्रदान वो है जो बड़ा छोटे को देता है। बड़ा छोटे को अगर कोई देता है तो बड़ा छोटे को, ये तो हो जाएगा प्रदान। और भेंट क्या होता है, छोटा बड़े को, छोटा आदमी बड़े आदमी को कुछ दे रहा है तो वो क्या होता है, भेंट। अब आप यहाँ पे देखो, आपके लिखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति छोटा है कि बड़ा है? राष्ट्रपति बिल्कुल निसंदेह सर देश का पहला नागरिक है, मतलब बड़ा व्यक्ति है, तो वो पुरस्कार फिर भेंट नहीं करेगा। बड़ा है तो दान शब्द आएगा यहाँ पे, प्रदान। राष्ट्रपति ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए, पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। मित्रों, कभी भी पापी को मारा जाता है तो हत्या शब्द नहीं लिख के क्या लिखते हैं, वध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया। आपको पता है कि कंस पापी था, दुष्ट था, जिसने अपने बहन बहनोई को बहुत अधिक प्रताड़ित किया, जेल की सजाएं दी। तो देखो, ये पापी, और पापी को मारने के लिए हमेशा हत्या नहीं आता है, क्या आता है, वध। पापी का हमेशा क्या होता है, वध। जैसे मैं कहूँ राम ने रावण की हत्या की, तो वो निसंदेह अशुद्ध वाक्य है, राम ने रावण का वध किया। इसी तरह से कृष्ण ने कंस का वध किया, ये शुद्ध हो जाएगा। और ये विख्यात और कुख्यात आप जानते ही हैं। विख्यात अच्छे काम के लिए होता है, विख्यात कह दो, चाहे आप प्रख्यात कह दो या चाहे ख्यात कह दो। विख्यात और ख्यात, इनका अर्थ है प्रसिद्ध। और आप अगर अच्छा काम करके प्रसिद्ध हो रहे हो तो क्या आ जाएगा, विख्यात। और आप देखो, बुरा काम करोगे तो भी लोग तो आपको जानेंगे ना, तो कु का अर्थ होता है बुरा। तो बुरा काम करके अगर आप नाम कमा रहे हो तो उसको कहते हैं कुख्यात। तो आतंकवाद बढ़िया काम है, गंदा काम है, तो आतंकवाद खराब है तो इसको कहते हैं कुख्यात। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो आपके जो अनावश्यक शब्द संबंधी और जो अनुपयुक्त शब्द संबंधी है, ये दोनों ही अशुद्धियाँ बहुत अच्छे से लेके फुल प्रैक्टिस के साथ में यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आपका तीसरा नियम, लिंग संबंधी अशुद्धि, उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखो, लिंग संबंधी अशुद्धि, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं और आपको देखना है। अब आप सभी जानते हैं मीरा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कवि नहीं आएगा। कवि का स्त्रीलिंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, क्या होता है साथियों, कवित्री। तो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा मीरा भक्त कवित्री थी। अगला, ये एकांकी बहुत अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा। ये आने वाले 2 से 3 एग्जाम में आपको एक में जरूर दिखेगा ये वाक्य, ये एकांकी बहुत अच्छी है। साथियों, एकांकी का जब आप समास विग्रह करते हो, द्विगु समास है भाई, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, कौन सा समास होता है, द्विगु। तो एकांकी का समास विग्रह क्या है, एक अंक का नाटक। एक अंक का नाटक। अब बताओ, नाटक कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है ना,
तो यहाँ पर एकांकी बहुत अच्छी नहीं आएगा। एकांकी है एक अंक का नाटक, तो फिर अच्छी नहीं, ये एकांकी बहुत अच्छा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, सर पत्नी है तो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, तो इसका राइट आंसर मेरे मित्र की पत्नी क्या है, विदुषी है। बेटी पराये घर का धन होता है। अब बताओ बेटी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, बेटी स्त्रीलिंग है तो फिर वो पराये घर का धन होता नहीं, पराये घर का धन होती है। हाँ, बेटियां नाराज नहीं हो, निराश नहीं हो, आप पराये घर का नहीं, आप दो घर का धन है। ठीक है, चलें आगे। ये वाक्य है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो आपको ध्यान भी रखना है, पूछा जा सकता है, बाकी नॉर्मल है। आगे हो, शहद बहुत मीठी है। देखो शहद पुल्लिंग है तो यहाँ मीठी शब्द अशुद्ध हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा शहद बहुत मीठा है। आगे देखो, सत्य बोलना उसकी आदत था। देखो आदत स्त्रीलिंग शब्द है, आदत कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। जैसे आपने सुना होगा यह उसकी अच्छी आदत है, यह उसकी बुरी आदत है। अब ऐसा नहीं सुना यह उसका अच्छा आदत है, यह उसका बुरा आदत है, नहीं, उसकी अच्छी आदत, उसकी बुरी आदत। आदत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वापस था नहीं लिखना है, सत्य बोलना उसकी आदत थी। और बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, अब देखो कर तो फूफा जी रहे हैं, यहाँ आप लिख दो फूफा जी आप क्या कर रहे हैं, तो राइट है। अब बुआ जी स्त्रीलिंग है तो रहे हैं नहीं, बुआ जी आप क्या कर रही है, ये हो जाएगा। और रमा मेरी पड़ोसी है। साथियों पड़ोसी शब्द अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ध्यान ये रखना है। आपको एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है दोनों में से सही कौन सा है, पड़ोसी ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, बताइए शुद्ध कौन सा होगा। अपने विवेक से विचार कीजिए, आपको कौन सा सही सटीक लगता है। हाँ जी, विचार कर लिया आपने, तो ध्यान ये रखना साथियों, पड़ोसी ये ऊपर वाला अच्छा है, ये नहीं है। देखो पड़ोसी एक ही अच्छा, अगर काम का पड़ोसी है तो एक ही पड़ोसी बहुत है, और इसका मतलब इस लॉजिक से याद रख लो, ऊपर पड़ोसी ऊपर कितनी मात्रा आएगी, एक। काम का एक ही अच्छा है मतलब पड़ोसी ऊपर एक मात्रा। लेकिन साथियों रमा है, रमा पड़ोसी नहीं है, रमा स्त्रीलिंग है, तो पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होता है, पड़ोसन, तो रमा मेरी पड़ोसिन है, ये आपके शुद्ध हो जाएगा। और आत्मा स्त्रीलिंग है तो आत्मा अमर होता नहीं है, आत्मा अमर होती है। आगे आओ, अगला वाक्य आपका लिंग संबंधी अशुद्धि का, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। देखो पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे जैसे मैं बात करूं अभी राष्ट्रपति पे स्त्रीलिंग है, लेकिन राष्ट्रपति पद कैसा है, पुल्लिंग। तो राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, आपके नेता है, अध्यापक है, चिकित्सक है, ये पद हमेशा किस में काउंट होते हैं, पदों में हमेशा कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग माना जाता है। यानी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग समाहित माना जाता है, मुख्य रूप से पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में समाहित मानना है। तो सेनापति पुल्लिंग है, सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। साथियों नदी स्त्रीलिंग है, नदी बहती है या नदी बहता है, तो नदी बहती है, तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र भी असम में बहती है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। देखो स्त्री है और स्त्री नहीं, केवल स्त्री नहीं, मूर्तिमंत करुणा है, इन दया की प्रतिमूर्ति है, करुणा भाव है। तो मूर्तिमंत तो मित्रों पुल्लिंग शब्द है, मूर्तिमंत का स्त्रीलिंग क्या होता है, मूर्तिमयी। वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। और जया एक बुद्धिमान बालिका है। अब आप सबके पढ़ा हुआ है, बालिका है मतलब स्त्रीलिंग है, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, बुद्धिमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जया एक कैसी बालिका है, जया एक बुद्धिमती बालिका है। जया एक कैसी बालिका है साथियों, बुद्धिमती बालिका है। आगे उसका ससुराल जयपुर में। हालांकि ये वाक्य इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात करूं तो जनरली आप में से जो भी भाई इसको पहली बार पढ़ेगा वो यही कहेगा सर ये तो एकदम परफेक्ट है, सही है। नहीं साथियों, अब ये आपको सही लग रहा है, लेकिन अब इसका जो मैं शुद्ध रूप लिखूंगा वो आपको गलत लगेगा, क्योंकि आम बोलचाल हम यही बोलते हैं कि उसका ससुराल जयपुर में है। लेकिन साथियों ससुराल कैसा शब्द है, ससुराल शब्द ही स्त्रीलिंग है, ससुराल शब्द कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो फिर मित्रों यहाँ उसका नहीं आएगा, शुद्ध होगा उसकी ससुराल जयपुर में है। अब इंग में थर समझे हो सके, थर में कोई विचार करेगा यार छोरी को है तो उसकी हो जाए, अब छोरे का है तो उसका होना चाहिए, लड़के का है मतलब पुल्लिंग का है तो उसका नहीं। साथियों ससुराल शब्द ही स्त्रीलिंग है। अब वो थर जचा कौन, उसकी ससुराल जयपुर में। लेकिन देखो थारे या मेरे जचने का काम चले कौन, एग्जामिनर को जच चुक्यो है
और आगे भी जच सके। तो अपन ध्यान रखना इनको विशेष ध्यान रखना, स्टार लगा के इम्पोर्टेंट है। ससुराल स्त्रीलिंग है तो उसकी ससुराल जयपुर में, अब ये सही माना जाएगा। साथियों आगे आइए, तूफान मेल तेजी से आ रहा है। देखो तूफान है तो पुल्लिंग है, आ रही है, ऐसा हो जाएगा। तूफान मेल तेजी से आ रहा है, तूफान है आ रहा है, तूफान आ रही है मजा नहीं आएगा, फिर तूफान आ रहा है। गंगा स्त्रीलिंग है तो गंगा पतित पावनी नदी है, अब ये सही हो जाएगा। पतित पावन नहीं, पतित पावनी। इसी तरह से मित्रों रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। देखो रामायण है भक्ति ग्रंथ है तो ये पुल्लिंग शब्द है, हमारी नहीं आएगा। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, अब ठीक है। उसके हाथ की वस्तु आम थी। देखो आम थी, आम पुल्लिंग शब्द है, आम थी नहीं, उसके हाथ की वस्तु क्या थी, आम नहीं थी, उसके हाथ की वस्तु आम था, उसके हाथ की वस्तु आम था। अपन वस्तु के चक्कर में कर रहे हैं कि वस्तु स्त्रीलिंग है, थी आ जाएगा, नहीं, आम था, उसके हाथ की वस्तु क्या था, आम था। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो जो वाक्य पढ़ने में हमें थोड़ा जटिल लगे ना, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमें ये लग रहा है कि हाथ की वस्तु आम थी, ठीक है, नहीं, हाथ की वस्तु आम था, ठीक, 2-4 बार पढ़ोगे ठीक लगने ये भी लग जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा वाक्य है साथियों, वह अपने धुन में जा रहा है। देखो धुन शब्द है स्त्रीलिंग, तो वहाँ अपने धुन नहीं होगा, वह अपनी धुन में जा रहा है। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये अपनी ही आएगा। मैं कहूँ वह अपनी धुन में जा रही है, वह अपनी धुन में जा रहा है, सही है। सोहन अपनी धुन में जा रहा है, ठीक है। सविता अपनी धुन में जा रही है तो भी ठीक है। धुन कैसा शब्द है स्त्रीलिंग, तो यहाँ अपनी आएगा, क्या आएगा, अपनी धुन में जा रहा है। मित्रों लिंग संबंधी कुछ एक बातें थी और ये सारी बातें फुल डिटेल के साथ में हमने इस क्लास में कवर कर ली। यानी आपका अनावश्यक शब्द संबंधी नियम हो गया है, अनुपयुक्त शब्द संबंधी वाला भी हो गया है, लिंग संबंधी भी अशुद्धि हो गई है, और इस एक क्लास में मैं 1-2 अशुद्धि और लूँगा, ठीक है। आगे अपन ये चौथी आपके अशुद्धि पढ़ लेते हैं, वचन संबंधी अशुद्धि, फिर एक आदि और भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। देखो वचन में आपको जो 2 बातें बताई थी उनका ध्यान रखना। साथियों हिंदी में अनेक शब्द शुद्ध है, अनेकों नाम का कोई शब्द नहीं होता है। दूसरी बात आप ये भी पढ़ चुके हो कि ये जो 6 शब्द है आपको ध्यान रखना है, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, ये आपने पिछली क्लास में रिपीट किए हैं, तो इनका यहाँ भी ध्यान रखना। आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम। और ये शब्द सदैव किस में आते हैं आपके, ये शब्द आपके आते हैं सदैव कौन सा वचन भाई, बहुवचन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आपकी जो त्रुटियाँ हैं उनका ध्यान देना है। आराम से लेके पढ़ोगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। देखो पहला वाक्य पढ़ो आप, विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। साथियों विधि का नियम नहीं शुद्ध होगा, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। सभी लड़कों का नाम बताओ। देखो सभी लड़कों, बहुवचन है ना, तो फिर कहा नहीं आएगा, सभी लड़कों के नाम बताओ, ये शुद्ध हो जाएगा। और ये अपने आप में अच्छा वाक्य है। नवरस में श्रृंगार का, अब देखो श्रृंगार वाली अशुद्धि आनी है, ध्यान रखना। श्रृंगार का शुद्ध रूप यही है, स के अंदर ही लिखना है श्रृंगार, ये शुद्ध है आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ श्रृंगार की बात नहीं हो रही है, यहाँ अशुद्धि और है। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। देखो जब अपन रस छंद अलंकार पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं रस में मुख्यतः 9 प्रकार के रस है, वीर रस है, हास्य रस है, विवश रस है, करुण रस है। तो ये रस कितने हो गए, 9 हो गए। तो बताओ बहुवचन वाक नहीं हुआ, तो फिर 9 रस नहीं, 9 रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। गजब का वाक्य, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी। देखो भुजाएं 2 है, घुटने भी 2 है, तो फिर यहाँ लिखो उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, ये अशुद्ध हो जाएगा। आगे अब आप पढ़ो भाई साहब, बहुत अच्छी बात है ये वाक्य, ध्यान रखना मित्रों। तुम के लिए अपन कह सकते हैं कि मित्रों तुम पढ़ो, तुम बैठो, तुम चलो, ठीक है। इस प्रकार की वाक्य किसके साथ में आते हैं, तुम के साथ में। आपके लिए क्या आता है, आप पढ़ो नहीं, आपके लिए फिर आदर देके ये वाला साउंड निकालना है। आप पढ़िए, आप बैठिए, आप आइए, आप विराजिए, आप चलिए, समझ गए। तो ये दोनों ही शुद्ध हैं। यानी यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बैठिए, ये वाक्य मित्रों एकदम सही है, और तुम बैठो, अब ये भी क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा, आपका वाक्य देखो, अब आप पढ़ो नहीं, अब आप पढ़िए,
या फिर तुम पढ़ो। आम और कलम शब्द संज्ञा है। बताओ आम और कलम कितने हो गए? 2 हो गए ना। एक से अधिक है तो एक है तो एक वचन है, एक से ज्यादा होता ही बहुवचन। तो फिर आम और कलम 2 हो गए ना, तो अब संज्ञा मत लिखो। आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। क्या है? संज्ञाएं। शहर मित्रों जातिवाचक शब्द है। शहर बहुत होते हैं। जोधपुर भी शहर है, जयपुर भी शहर है, अजमेर, नागौर, बीकानेर, ये सभी उदयपुर क्या है? शहर। तो शहर बहुत है, तो फिर शहर प्राय गंदा नहीं, शहर प्राय गंदे होते हैं। और किन्हीं 2 पर टिप्पणी। अब 2 बताओ, एक है तो एक वचन होता है, लेकिन 2 हो गए तो बहुवचन हो गए ना, तो फिर टिप्पणी नहीं आएगा। तो किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखो। बहुवचन है तो फिर आगे भी बहुवचन वाली बात आ जाएगी। और हिमालय पर्वत का राजा नहीं है साथियों, हिमालय पर्वतों का राजा है, बहुवचन। ठीक है। और आगे मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी साथियों। आपको पता है अनेकों नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध क्या होता है? मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। आपको जानते हैं कि अनेक खुद बहुवचन है, तो इसका वापस से बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है। आगे देखो, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। देखो 1 2 3 4। अब एक से ज्यादा जितने भी हैं क्या है? बहुवचन है 4, तो फिर आदमी नहीं लिखना है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। शुद्ध क्या हो जाएगा? 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। फिर उसने 2 कचौड़ी खाई। देखो कितनी कचौड़ी खाई है? 2। एक खाई तो आप बोल सकते हो उसने 1 कचौड़ी खाई। अब 2 बहुवचन है तो फिर कचौरी नहीं या कचौड़ी नहीं, कचौड़ियाँ। देखो शुद्ध अपना आम बोलचाल में कचौरी बोलते हैं, लेकिन आप अंग्रेजी में लिखो तो इसको कैसे लिखोगे? अब देखो आर को अड़े भी पढ़ते हैं, रह भी पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से लिखा गया है, तो आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। अरे यार ये मैं भूल गया और हो गया आपके, कोई बात नहीं। चलिए साथियों वापस देखो, शुद्ध क्या होता है? अनेक। और 4 आदमी नहीं है, 4 बहुवचन क्या हो जाएगा? आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। और 2 कचौरी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कचौड़ियाँ। क्या हो जाएगा? कचौड़ियाँ। 2 बहुवचन है तो कचौड़ी की जगह क्या आ जाएगा? कचौड़ियाँ। ठीक है। ये वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। अब सर हमने ये पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा भाई? ये वचन संबंधी शुरू में लिखा आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, सदैव बहुवचन। तो आंसू क्या है? बहुवचन है। तो फिर वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए, नहीं आंसू आ गए। ठीक है। जैसे एक वाक्य दे रहा हूं मैं आपको, आंसू से कपड़ा भीग गया, आंसू से कपड़ा भीग गया, आंसू से कपड़ा भीग गया। ये एक एग्जाम में पूछा गया वाक्य है, आंसू से कपड़ा भीग गया। बताओ सही है कि अशुद्ध है? तो मित्रों ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा आंसुओं से कपड़ा भीग गया, क्योंकि आंसू शब्द कैसा है? बहुवचन। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, नहीं वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मित्रों वृक्षों, अब ये वृक्षों बहुवचन लिखा है ना, तो यहाँ पर कोवा मत लिखो। अकेला कोवा वृक्षों पर कैसे बोलेगा? वो तो वृक्ष पर बोल सकता है, तो शुद्ध लिखोगा वृक्षों पर कोवे बोल रहे हैं। अगर यहाँ कोवा रख रहे हो तो इधर वृक्ष लिख दो। भाई बात समझो, एक वृक्ष है तो कोवा बोल रहा है, सही है। अगर वृक्षों लिखा है तो फिर कोवे की जगह, कोवा की जगह कोवे लिख दो। वृक्षों पर कोवे बोल रहे हैं ठीक है। वृक्ष पर कोवा बोल रहा है तो भी ठीक है। यानी वृक्ष एक है तो वृक्ष पर कोवा बोल रहा है, एकदम ठीक है। और वृक्षों लिखो तो क्या लिख दो? वृक्षों पर कोवे बोल रहे हैं, तो भी शुद्ध है। चलें आगे, आगे आ जाओ। वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो बताओ सभी आ गया, मतलब बहुवचन की बातें हैं, सभी बहुवचन है तो वर्ग नहीं होगा साथियों, क्या हो जाएगा? वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कैसा है? बहुवचन। तो यहाँ आ जाएगा ये मेरे ही हस्ताक्षर है। क्या हो जाएगा? ये मेरे ही हस्ताक्षर है। और आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन। सर दर्शन बहुवचन है तो हो जाएगा आज आपके दर्शन हो गए। आंसू बहुवचन है तो आंसू से मेरे कपड़े भीगे, नहीं आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। ये भी आपने अभी अभी पढ़ा है। और पेड़ों आ गए ना, तो फिर कोआ मत लिखो, पेड़ों पर कोए बोल रहे। और अगर इधर कोआ रख रहे हो तो इधर पेड़ों मत लिखो, क्या लिख दो? पेड़ पर कोआ बोल रहा है। आगे अभी 3 बजाए साथियों, बजता केवल एक ही है, अभी 1 बजा है, 1 से ज़्यादा है 3 बहुवचन में, तो अभी 3 बजे हैं। 10 रुपया का नोट है।
देखो नोट अगर 1 रुपया का हो तो नोट है। अब 10 बहुवचन है ना, तो फिर 10 रुपये का नोट है। प्रत्येक घोड़ा, भाई साहब खतरनाक वाला वाक्य है, बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही अच्छा वाक्य है, एग्जाम में छपने वाला है। देखो प्रत्येक का संधि विच्छेद करो, क्या होता है? प्रतिधन 1, प्रतिधन 1। अब बताओ एक एक वचन है ना, तो फिर आगे घोड़े नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? प्रत्येक घोड़ा। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। जनरली हमारी ये बातें समझ में नहीं आती है, तो एक बार इसको ढंग से पढ़ना। प्रत्येक, प्रति एक, एक वचन है तो फिर घोड़ा लिखो। और हिंदी और अंग्रेजी एक से ज़्यादा होगी, 2 हो गई तो फिर 2 हो गई, बहुवचन में भाषाएं लिख दो। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं। और प्यास के मारे उसका प्राण, सर आंसू, प्राण वो हस्ताक्षर दर्शन दाम। प्राण बहुवचन है तो प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। चलो भाई आगे। माँ मेरे मामे के घर गई है। साथियों मामा शब्द शुद्ध है हिंदी में, मामा। अब मामा आपके चाहे 4-5 है, बहुवचन में भी है, लेकिन ध्यान रखना मामा का बहुवचन और एक वचन सब मामा ही है। हिंदी में मामे नाम का कोई शब्द नहीं है, तो माँ मेरे मामा के घर गई है, ये शुद्ध हो जाएगा। और कितनी गिरफ्तारी हुई? 4, तो बताओ 4 कहीं है? बहुवचन, तो फिर गिरफ्तारी नहीं साथियों। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां लिखो, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये भी ढंग का वाक्य है। साथियों यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि भी पूरी होती है, यानी आपके अनावश्यक शब्द संबंधी, अनुपयुक्त की, लिंग की और वचन की, चारों अशुद्धियाँ पूरी होती है। और अब एक अशुद्धि अपन अंतिम और पढ़ लेते हैं इस क्लास में, 5वीं, और बाद में जो 6 अशुद्धियाँ बच जाएगी उसकी चर्चा अपन कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आओ, ये है कर्म भंग संबंधी अशुद्धि। ये भी आप पिछली क्लास में बहुत अच्छे से लेकर समझ चुके हो कि पदों का क्रम आगे पीछे होने से वाक्य में क्या हो जाती है? अशुद्धि। जैसे मैं कहूँ बच्चे को प्लेट में रखकर, अब साथियों बच्चे को प्लेट में नहीं रखना है, प्लेट में किसको रखना है? फल को, तो फल यहाँ लिख दो। बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, अब ये शुद्ध बन जाएगा। नहीं तो पहले क्या था? बच्चे को प्लेट में रखो फिर फल खिलाओ, नहीं, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। केवल कॉमन सेंस से ये वाक्य हो जाएंगे। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। अब देखो देशभक्ति गीतों यानी गीत उसमें ज़्यादा है, एक गीत नहीं है, एक क्या है? पुस्तक। तो मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए, एक यहाँ पे लिखना है। पदों का क्रम आगे पीछे पिछली क्लास में 4-5 वाक्य से समझा भी आपने। अधिकतर हिंदी, देखो हिंदी अधिकतर नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपके पास हिंदी अलग है, कहीं और कोई मास्टर पढ़ा रहा है उसकी हिंदी अलग है, रात को मैंने भगोले में भिगोई, सुबह मेरी हिंदी अलग निकली, नहीं, हिंदी एक ही है। अधिकतर कौन है? लेखक। तो हिंदी के अधिकतर लेखक दर्जन है। और यहाँ शुद्ध गाय का मिलता है। गाय मित्रों शुद्ध ही होती है, गाय का कुछ भी शुद्ध अशुद्ध नहीं है। तो ये जो शुद्ध शब्द है आपके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। इसी तरह से अगला आप देखोगे शीतल गन्ने का। देखो गन्ने में शीतल नहीं है, आप रस के अंदर बर्फ वगैरह डाल सकते हो, तो यहाँ लिख दो गन्ने का शीतल रस, शीतल रस पीजिए। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। तो साथियों पक्के राम पक्का नहीं है, हनुमान राम के पक्के क्या है? भक्त है। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। एक खाने की थाली, मित्रों खाना एक नहीं है, खाने में आइटम अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक कौन है? थाली। तो खाने की एक थाली लाओ। स्वामी दयानंद का देश, इस सीरीज का यानी पदक्रम का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। स्वामी दयानंद का देश अब रहेगा अशुद्ध है। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में पूछा गया, महात्मा गांधी का देश आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश क्या रहेगा? आभारी रहेगा। अब ये वाक्य पूछा गया तो मैं गांधी का देश कहूँ चाहे दयानंद का देश कहूँ साथियों, महात्मा गांधी का देश नहीं, देश आप और हम सब का है, महात्मा गांधी जी का भी है, लेकिन देश पहले आएगा। देश महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। तो इसी तरह से देश यहाँ पहले लिख दो, देश स्वामी दयानंद का सदा आभारी रहेगा। और कलम रमा को रमेश ने दी, मज़ा नहीं आएगा, कर्ता ने क्रम को कंटिन्यू लिखो। रमा ने रमेश को कलम दी, रमा ने रमेश को कलम दी। अब ये वाक्य पढ़ने में भी सहज है और समझ में आने में भी सहज है। तो कलम रमा को रमेश ने नहीं, रमा ने रमेश को कलम दी, या रमेश ने रमा को कलम दी तो भी ठीक है। उप योजना मंत्री आ जाएंगे, ये भी थोड़ा सा खतरनाक है, ध्यान रखना। योजना उप योजना नहीं होती है, सरपंच उप सरपंच होता है, प्रधान उप प्रधान होता है, मंत्री उप मंत्री होता है। तो योजना तो एक ही है, उप कौन है? मंत्री।
योजना उपमंत्री आज आएंगे। ये वाक्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाता है अपने आप में, योजना उपमंत्री आज आएंगे, ये इस प्रकार से आपके हो जाएगा। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। देखो मारने का काम कौन कर रहा है, राम। कर्ता वाक्य से पहले, वाक्य में सबसे पहले आता है, तो ये राम डंडे से कुत्ते को मारता है, राम डंडे से कुत्ते को मारता है, तो राम डंडे से ये पहले लिख दो। यार आपको मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, तो कहने वाला कौन हूँ, मैं, तो मैं क्या है, कर्ता, कर्ता पहले आ जाएगा। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अनेक भारत में जातियाँ और संप्रदायों के लोग रहते हैं। मित्रों भारत एक ही है, एक देश का नाम है, तो अनेक भारत नहीं है, भारत एक ही है। अनेक कौन है, तो अनेक था ध्यान रखना है भाई, अनेक है जातियाँ और संप्रदाय। तो भारत में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, ढंग का वाक्य है, ध्यान रखना। और हवा ठंडी चल रही है, नहीं साथियों, ठंडी हवा चल रही है, विशेषण पहले लिखना है। हवा की विशेषता, हवा कैसी है, ठंडी, तो ठंडी हवा चल रही है। सीता के गले में एक मोतियों का हार, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक मोती नहीं है, मोती बहुत सारे हैं, हार क्या है, एक है। तो मोतियों बहुवचन हो गए ना, तो फिर एक आगे क्यों लिखा, आपको लिखना है मोतियों का एक हार है। और अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी वाक्य में मित्रों दो क्रम हो, कितने क्रम हो, दो क्रम, दो क्रम का पता कैसे चलेगा, तो क्या और किसे, क्या और किसे दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा, क्या और किसे का अलग अलग उत्तर आएगा, दोनों का आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, तो वहाँ पे दो क्रम हो जाएंगे, अलग अलग उत्तर मिलेगा। और ध्यान रखना जब दो क्रम हो तो सजीव क्रम को पहले लिखना है, सजीव क्रम को पहले लिखना है, और जो आपका निर्जीव क्रम है इसको कहाँ लिखना है, बाद में लिखना है। अभी सर ये याद कैसे रहेगा, तो देखो दो वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, आप आराम से समझ जाना। आपका वाक्य है, प्रशांत दादाजी को फल खिला रहा है, प्रशांत दादाजी को फल खिला रहा है, क्या खिला रहा है, फल खिला रहा है, फल खिला रहा है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। एक वाक्य और समझ लो, माँ बच्चे को कपड़े पहना रही है, माँ बच्चे को कपड़े पहना रही है। अब आप यहाँ पे आओ, वापस बात को गौर से समझो। मैंने कहा है सजीव पहले आएगा, तो पहले क्रम देख लो कौन कौन है, क्रिया से पूछो क्या और किसे। तो देखो क्या खिला रहा है, फल, किसे खिला रहा है, दादाजी को। क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल, किसे पढ़ा रहे हैं, छात्रों को। क्या पहना रही है, कपड़े, किसे पहना रही है, बच्चे को। तो बताओ सजीव है नहीं है, दादाजी, छात्र, बच्चा सजीव है, और फल, भूगोल, कपड़े निर्जीव है, तो सजीव पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे, तो छात्र आपके सजीव है, तो हो जाएगा अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पहले आ जाएगा। साथियों यहाँ तक मैं मानता हूँ आप सभी के क्लियर है। वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, देखो कपड़ा पुराना नहीं है, वो व्यापारी पुराने हैं, तो वे कपड़े के पुराने व्यापारी है, पुराना यहाँ आ जाएगा, पुराने व्यापारी है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, अभी आपके थोड़े दिन पहले ये वाक्य पूछा गया एग्जाम में, और वाक्य था आपका, कई विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, कई विद्यालय के छात्र नकल करते पकड़े गए, कई विद्यालय के छात्र नकल करते पकड़े गए। अब आप यहाँ पे बात को समझो मित्रों, कई विद्यालय नहीं है, कई कौन है, छात्र हैं, तो कई यहाँ नहीं आएगा, विद्यालय के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। इसी तरह से कई रेलवे नहीं है, रेलवे तो एक ही डिपार्टमेंट है, कई कौन है, कर्मचारी, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। और अगला है, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, मतलब मैं बह रहा था पानी में और फिर मेरी नज़र पड़ी पत्ते पे, नहीं साथियों, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, मैंने पत्ता कोई बह रहा था उसे देखा, तो मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। नेक्स्ट देखो, ये अपना पदगर्म का, या अपन बात करें क्रमभंग की संबंधी जो अशुद्धि है, इसका अंतिम स्लाइड है, आराम से लेके यहाँ तक की प्रैक्टिस आपको इस क्लास में समझनी है। वास्तव में तुम चतुर हो, चतुर कौन हो, तुम, तो तुम करता है पहले आ जाएगा, तुम वास्तव में चतुर हो। और वहाँ मुफ्त आंखों का, देखो आंखें मुफ्त नहीं है, आंखें फोकट की नहीं है, मुफ्त तो क्या है, ऑपरेशन, तो वहाँ आंखों का मुफ्त यहाँ आ जाएगा, मुफ्त ऑपरेशन होगा। और बच्चे को धोकर फल, देखो यहाँ बच्चे की आप इंसल्ट कर रहे हो, नहीं,
बच्चे को धोना भी पड़ सकता है, लेकिन व्याकरण क्या कह रहा है, बच्चे को फल धोकर खिलाओ। फल पहले लिखो, धोकर फल के बाद में लिख दो भले ही। बच्चे को फल धोकर यहाँ लिखो, फल धोकर खिलाओ। और बैर अपनों से अच्छा नहीं, नहीं साथियों शुद्ध हो जाएगा, अपनों से बैर अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं। तो ये पदक्रम से संबंधित आपके जितने भी वाक्य थे हमने यहाँ तक पढ़े। तो आपके 11 में से साथियों 5 प्रकार की अशुद्धियाँ आज की क्लास में समझिए, और बाकी फुल डिटेल से शॉर्टकट चर्चा 11 नियमों की कल की क्लास में कर चुके हैं। और इस क्लास में हमने आपके जो 11 में से 5 नियम थे इनको फुल डिटेल के साथ एज ए एक्सरसाइज के रूप में समझा। सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपको 100% आश्वासन दे सकता हूँ कि इससे बाद आपका प्रश्न नहीं बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।